हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फिजिक्स गुरुजी आशीष वाडिया सर हाजिर हूँ आपके लिए अगला वीडियो लेक्चर लेकर 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन की सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है बच्चों। इसमें अपन एरर और मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएँ। इसके पहले मैं 2 लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन के अपलोड कर चुका हूं, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उस दोनों लेक्चर्स को देखें। इसमें अब इस लेक्चर में अपन एरर और मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें अपन एरर्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के एरर्स की हम बात करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाऊँगा पहले वाले कंसेप्ट की तरह। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कराऊँगा जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मेजरमेंट और एरर वाला। हर एग्ज़ाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जेई में भी क्वेश्चन बनते हैं और 11th के भी यहाँ पर भी ये बहुत काम का टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरर क्या होती है अपनी। अच्छा बच्चों, एरर पे जाने से पहले मैं आपको एक मेजरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें मेजरमेंट की। तो जनरल सी बात है, हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारे मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक वेट को मेज़र करना हुआ, लेंथ को मेज़र करना हुआ, इस तरह से बहुत सारे मेजरमेंट, अपन टाइम को मेज़र करना हुआ, बहुत सारे मेजरमेंट अपन यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों हुआ क्या, एक वर्ड सपोज़ मानो मैं किसी बच्चों से बोलता हूँ यार आपको मार्केट से कोई चीज़ लेके आनी है, सपोज़ मानो शुगर लेकर आनी है। अब बच्चे शुगर लेकर आते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में 3 बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, इन्होंने जो इमेज को पुक किया, जैसे अपना कैंडिडेट नंबर 1 है, ये अपना ए कैंडिडेट है, ये उस वेट को, उस शुगर को लिखता है 5 kg, यानी कि जो उसने वेट का नोटेशन जो इसने यूज़ किया वो 5 kg यूज़ किया। बी वाले कैंडिडेट ने जो वेट का नोटेशन यूज़ किया, यानी कि जो उसने लिखा वो 5.0 kg लिखा। मतलब इसने जिस भी डिवाइस से इसने इसको मेज़र किया होगा, इसके अकॉर्डिंग वेट आया 5.0 और इसके अकॉर्डिंग वेट आया 5.00। देखने को कहा जाए तो देखने में तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस अपने को नहीं लगता यार, दोनों ये तीनों 5 kg ही तो हैं, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। और बच्चों अगर इसको फिज़िक्स की नज़र से देखा जाए तो ये 3 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। 5 kg, 5.0 kg और 5.00 kg में बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझाता हूँ कैसे। देखो इस वाले में ये जो बच्चा है, इसने जिस भी डिवाइस से मेज़र किया हो, हमें नहीं पता इसने किससे इस वेट को मेज़र किया होगा, लेकिन जिससे भी इसने मेज़र किया होगा, इसका सबसे पहले एक चीज़ देखो बच्चों, इस स्केल का जिसने भी इसको मेज़र किया, इसका मिनिमम वैल्यू कितना मेज़र कर सकता है। मैं उससे पूछूँ कि भैया मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है, तो ये कहेगा 1 kg। क्योंकि इसके पास सपोज़ मानो जैसे हम कहते हैं वेट तोलने जाते हैं, मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है मेजरमेंट जो करता है वेटिंग बार्स की टूल की हेल्प से करता है। यानी कि वो उसके पास अलग अलग केजी के बाट होते हैं, 5 kg, 10 kg, 2 kg, 1 kg के बाट होते हैं। उन्हीं से वो कंपेयर करता है और मेजरमेंट करता है और आपको एक ही डिजिट में आंसर देता है। जैसे आप 2 किलो शक्कर लेने गए तो 2 किलो शक्कर आपको तोल देता है। अब इस बीच में ध्यान देना, अगर इस बीच में थोड़ा बहुत अगर 100 ग्राम का या 200 ग्राम कम ज़्यादा भी हो गया, तो उस दुकान वाले को आपके 100 ग्राम 200 ग्राम देने में कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उतनी खास उसको दिक्कत नहीं होने वाली। कोई बात नहीं, अगर आप 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा भी ले लोगे तो उसमें इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस बच्चे ने जो मेज़र किया, इसने उससे कंपेयर करके अपने वेट को मेज़र किया। इनकी दुकान पर गया, वहाँ पर एक तराजू टाइप सिस्टम होता था या वेट वाला सिस्टम होता था, वहाँ उसने उसको तुलाया तो पता लगा कि अरे 5 किलो था। अब उसमें से अगर 100-200 ग्राम अगर ऊपर नीचे भी हो गया 100-200 ग्राम अगर दुकानदार ने इसको कम भी दे दिया होगा तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही दुकानदार को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और बहुत बार मार्केट में कभी सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो बोलते भी यार भैया एक दो भिंडी एक्स्ट्रा चढ़ा दो, या थोड़ी बहुत 150 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा दे दो, या कोई भी चीज़ जो अपन लेने जाते हैं दुकानदार से हम एक्स्ट्रा मांग सकते हैं और वो दे भी देता है, क्योंकि हमें पता है 100 ग्राम 200 ग्राम से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिससे वो मेजरमेंट कर रहा है उसके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 kg, क्योंकि इसकी यूनिट है 1 kg, यानी कि मिनिमम 1 kg मेज़र कर सकता है। तो बच्चों इसमें एरर होने के चांसेस भी 1 kg के ही, ये बात ध्यान रखना।
एक चीज़ ध्यान रखना, इस वाले नोटेशन में एरर होने के चांसेस भी 1 kg के ही है। यानी कि इसमें एरर कितनी हो सकती है, तो 1 kg की एरर हो सकती है, चांसेस है 1 kg की एरर होने के, ठीक है। यानी कि अगर ये गलत मेजर करेगा तो 1 kg ही मेजर करेगा, जैसा कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। 100-200 ग्राम अगर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो ए वाले बच्चे को कोई ख़ास प्रॉब्लम ना होगी, नहीं दुकान वाले को होगी। अब सोचो यही चीज़, सेम चीज़ अगर सुनार के पास हो, अपन सुनार के पास जाए और बोले यार क्या भैया यार 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा दे दो यार, तो ऐसी गाल पे आपके थप्पड़ लगाएगा, क्योंकि उसके लिए 100-200 ग्राम छोड़ो, वो आपको 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो सुनार होता है वो 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहेगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके लिए उस 1 ग्राम की बहुत वैल्यू है। यहाँ पर नहीं थी, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था 100 ग्राम एक्स्ट्रा देने पर, लेकिन यहाँ सुनार क्या चाहेगा, वो आपको 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके लिए उस 1 ग्राम की वैल्यू है। अब सोचो अगर उसने उसको भी उसी तरह से, सोने को भी अगर उस तरह से बाट से मेज़र करना है, जिस तरह पर वेटरिंग बार से शुगर मेज़र करते हैं, अगर सोने को भी वैसे ही मेज़र करे तो मे बी पॉसिबल 100-200 ग्राम सोना ऊपर नीचे हो सकता है, या 10-15 ग्राम सोना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको कितना नुकसान होगा। तो वो क्या करता है, वो ऐसा डिवाइस यूज़ करता है बच्चों जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मेजर करता है। यानी कि वो करीब 4.999 kg, 9.889 kg इस तरह से मेज़र करता है। यानी कि वो 3 डिजिट तक मेज़र करता है। सपोज़ मानो उसे 9 ग्राम मेज़र करना है तो 9.3 डिजिट तक वो उसको मेज़र करता है। 889 मान लेता हूँ, एक कोई भी नोटेशन दे देता हूँ, इस तरह से वो मेज़र करता है ग्राम में। इससे क्या होता है बच्चों, उसको एक जितने ज़्यादा डिजिट तक वो मेज़र करता है, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब इस वाले केस में जैसे मैं आपको समझाता हूँ, दूसरे तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले नोटेशन पे जो हमने यूज़ किया था, हमने 1 kg को आइडियल मानते हुए मेज़रमेंट किया था, और हमारे यहाँ एरर होने के चांसेस भी कितने थे, 1 kg के ही थे। ये बात ध्यान रखना। इस वाले केस में एरर होने के चांसेस जो हैं 1 kg के हैं। बी वाले कैंडिडेट के लिए, इस वाले कैंडिडेट के लिए एरर होने के चांसेस जो है वो बच्चे वो है 0.1 kg, क्योंकि इसने जो भी डिवाइस यूज़ किया है मेजरमेंट का, वो 0.1 तक मेज़र कर रहा है, कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक वो मेज़र कर रहा है। यानी कि लगभग यहाँ एरर होने के चांसेस लगभग हो गए अपने 100 ग्राम। यानी कि अगर मैं इस स्केल से मेज़र करता हूँ तो एरर होने के चांसेस आ गए 100 ग्राम। यहाँ 1 kg की एरर हो रही थी, यहाँ 100 ग्राम की एरर हो रही है। इस वाले केस में इसने जो मेज़रमेंट किया है वो 0.01 तक किया है, तो इसके लिए एरर होने के चांसेस थे 10 ग्राम। अब सोचो यहाँ पर 1 kg की एरर हो सकती थी, पॉसिबिलिटी है ये, यहाँ 100 ग्राम की एरर हो सकती थी, और यहाँ 10 ग्राम की एरर हो सकती है। अब सोचो अगर मैं तीनों बच्चों को कंपेयर करूँ, सबसे अच्छा नोटेशन या सबसे अच्छा मेज़रमेंट जिस बच्चे ने किया है वो सी ने किया है। रीज़न, क्योंकि इसके एरर होने की चांसेस कम हैं, ये कम एरर कर रहा है, 10 ग्राम की ही मिस्टेक कर रहा है। अब सोचो इसीलिए जो सुनार होते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं, वो 0.001 तक मेज़र करते हैं, ताकि एरर होने के चांसेस जो हों वो 1 ग्राम हो जाए। एरर होने के चांसेस और कम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र कर पाते हैं। तभी तो सुनार 1 ग्राम भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, वो रिस्क नहीं लेता 1 ग्राम भी आपको एक्स्ट्रा देने का। अगर आप डिमांड करोगे तो वो आपको पागल समझेगा और लपड़ और टिका देगा। तो ध्यान रखो तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंस जो है, तीनों एग्जाम्पल में ये डिफरेंस है कि यार हम अगर कोई चीज़ को एक्यूरेट मापना चाहते हैं, एरर लेस मापना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं उसको जितनी ज़्यादा डेसिमल में मेज़र कर, डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स में हम उसको मेज़र कर पाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब देखो तीनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इस वाले कैंडिडेट में लीस्ट काउंट जो है 1 है। लीस्ट काउंट 1 होने का मतलब होता है मिनिमम कितना ये मेज़र कर सकता है। यानी कि ए कैंडिडेट जो है वो मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है बच्चों, तो ये मिनिमम 1 kg मेज़र कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 है। बी कैंडिडेट का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, बी कैंडिडेट का लीस्ट काउंट अपने पास हो जाएगा 0.1। यानी कि मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है, 0.1 ये मेज़र कर सकता है kg में, और सी वाले का हो जाएगा 0.01, ये इसका लीस्ट काउंट है। यानी कि मिनिमम कितनी वैल्यू ये मेज़र
कर सकते हैं, लीस्ट काउंट होते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट की या पॉसिबल एरर, तो वही चीज़ है। पॉसिबल एरर ए वाले केस में कितनी है, 1 kg है, बी वाले केस में 0.1 kg यानी कि 100 ग्राम है, और सी वाले केस में एरर कितनी है बच्चों, 0.01 kg यानी कि 10 ग्राम एरर है। अब तीनों केसेस में सबसे कम एरर जो है वो सी वाले केस में है, तो सबसे अच्छा मेजरमेंट जिस डिवाइस ने किया वो सी है। याद करो, पहले अपन मेजरमेंट करने के लिए कोई भी चीज़ मेज़र करते थे, दूध या शक्कर वगैरह कोई भी चीज़ मेज़र करते थे, तो दुकानों पर एक तराजू टाइप सिस्टम होता था। अभी आपको किसी भी दुकान पर वो सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता था, एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाट के हिसाब से मेज़र करते हैं। अभी डिजिटल मशीन्स आ गई, वो सारी 3 डिजिट्स तक मेज़र करती है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। यानी कि वो, अब हमें एक चीज़ हमें इससे क्या पता लगा कि यार हम चाहते हैं बिना एरर के, हम एरर को कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मिस्टेक्स कम से कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डेसिमल नंबर हम लेंगे मेज़रमेंट में, उतना ही रिज़ल्ट हमारा एक्यूरेट होगा, या हम उतना ही एक्यूरेसी को गेन कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की मैं बात करता हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट पहले वाले केस में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट अपनी 1 है। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये वाली डिजिट, यानी कि जो काम की डिजिट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब बच्चा एक चीज़ मैं आपको और बताना अभी अपन सिग्निफिकेंट डिजिट में और बात करूँगा डिटेल में, पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, याद देखना। इस वाले केस में, बी वाले केस में सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने 2 कही। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 5.0 है, ठीक है। अब हो सकता है मेजरमेंट में इसकी वैल्यू 5.0 की जगह हो सकता है 5.1 आ जाए या 4.9 आ जाए। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक्यूरेट मेज़र करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 5.2 मेज़र करे किसी भी चीज़ का मेजरमेंट अगर करता है, तो 5.0 ये एक्यूरेट वैल्यू है। इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 0 की जगह मैं बताना चाह रहा हूँ 1 भी हो सकता है, 0 की जगह यहाँ पे 2 भी हो सकता है, और 0 की जगह यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है। इसीलिए हमें इसे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किया हमने, कि काम की डिजिट मतलब हमारे काम की डिजिट है। यहाँ देखो, यहाँ दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट में है। रीज़न, इस 0 की इसकी वैल्यू भी देखो आप ऐसी भी हो सकती थी, 4.99 भी हो सकती है, तो 5.01 भी हो सकती है, या 5.02 भी हो सकती है। तो एरर आने के चांसेस हैं। अब देखो इसमें एरर कितनी है, अगर 5.00 एग्जैक्ट वैल्यू है, हम मेजर कर रहे हैं 5.01, तो एरर कितनी हुई 0.01 की, ये रही, यानी कि 10 ग्राम की एरर आई। इसमें देखो एरर कितनी आई, 100 ग्राम की एरर आई। समझ रहे हो मेरे बात को। तो इसीलिए हमने इन दोनों को सिग्निफिकेंट डिजिट में कहा है, सिग्निफिकेंट फिगर में हमने काउंट किया है, क्योंकि काम की फिगर है। इनसे हमारी एरर कम हो रही है, हमारी पॉसिबल एरर जो है वो कम हो रही है। इसीलिए हम अगर कोई मेज़रमेंट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले यही चीज़ चाहते हैं कि यार हमारा जो मेज़रमेंट हो उसमें हम डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स हम यूज़ करेंगे, उस डिवाइस को हम उतना ही प्रिसाइज मानेंगे, उतना ही एक्यूरेट डिवाइस को मानेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेजरमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा यूज़ है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप करते हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट को ही मैं आपको समझा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बताती है बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट ये बताती है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब हम ये चाहते हैं यार हम जो मेज़र कर रहे हैं, सपोज़ मैं मान के एक सुनार की तरह अपन सोचते हैं, अगर अपन सुनार हैं तो अपन चाहते हैं यार अपना मेजरमेंट जितना ज़्यादा रिलायबल होगा हमें उतना ही ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लॉस भी नहीं होगा। अगर हमारा मेजरमेंट रिलायबल नहीं होगा तो हमें लॉस होगा, सिंपल सी बात है। अगर हम गलत मेज़र करेंगे या हम एरर ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हमें ही है। तो हम चाहते हैं हमारा जो मेजरमेंट है वो जितना ज़्यादा रिलायबल हो उतना ही बेस्ट है। तो हम तो चाहते हैं जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सी वाले केस में सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है तो ये मोर रिलायबल है, इसमें 2 है तो ये इससे कम है, ये सबसे कम है, तो इसको तो हम यूज़ करना ही पसंद नहीं करते। अगर हमें ए बी सी में सेलेक्ट करने को बोला जाए तो हम सी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे। अगर मानो कोई हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, तो हम उसको यूज़ करना पसंद करेंगे। यानी कि जैसे अगर मानो किसी का
कोई जो है वो 5 0 0 0 मेजर कर रहा है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे उस केस में। तो हम चाहते हैं जितना ज़्यादा डिवाइस रिलायबल होने का मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी वो मेजरमेंट उतना ही रिलायबल होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसी चीज़ को बताता है, हमारे मेजरमेंट को रिलायबल बनाता है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मेजरमेंट जो है वो रिलायबल होगा, इसीलिए हम सिग्निफिकेंट डिजिट को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स क्या हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे पहचानेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को। तो सबसे पहला रूल तो क्या होता है, जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। देखो ये रूल अपने को ध्यान रखने हैं, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल तो बताता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। अब सबसे पहले मैं पहले वाले की बात करता हूँ। पहले वाले केस में हम पूछें कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो हम सबसे पहले इस वाले को बात करता हूँ मैं, नंबर 1 को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी नॉन जीरो है, 1, ये हमारी नॉन जीरो है तो 2, ये भी हमारी नॉन जीरो है 3, और ये भी हमारा नॉन जीरो है 4। तो इसमें हमारे टोटल डिजिट्स कितने आ गए बच्चों, 4 आ गए। इसमें काउंट करते हैं, ये भी नॉन जीरो है, 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 तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 4। इससे फ़र्क नहीं पड़ता डेसिमल कहाँ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। सिमिलरली इसमें भी कितने हो जाएंगे 4, और इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे बच्चों 4, क्योंकि सारे नॉन जीरो नंबर हैं। तो पहला रूल तो हमें याद रखना है कि भैया जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन ज़ीरो कंपोनेंट होते हैं बच्चों वो सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए अगले रूल पे बात करते हैं, सिंपल रूल है तो अपने को याद रह जाएगा। अगले रूल पे चलते हैं। ये देखो ये वही चीज़ है, पहला में 4 हो जाएंगे, सेकंड में 4 हो जाएंगे, थर्ड में 4, फोर्थ में भी 4, क्योंकि सब में नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो सारे सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले रूल पे बात करें। देखो जैसे सपोज़ मानो यहाँ पर 0 आया है, ये देखो ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये एक ज़ीरो है, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये एक ज़ीरो है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आता है तो इसे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट अपनी हो जाएगी 4। ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो इसे काउंट करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 3। ये 2 ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो इसे काउंट करेंगे। ये देखो 0 है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो इसे काउंट करेंगे। ध्यान रखना, अगर हमारे पास पहला रूल, हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर नॉन ज़ीरो के डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होती है, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा रूल हमें क्या कहता है, अगर ज़ीरो हमें दिखाई देता है, दो सिग्निफिकेंट मतलब दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर दिखाई देता है तो हमें उस ज़ीरो को काउंट करना है सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे। ठीक है, ये 2 रूल हमें ध्यान रखने हैं। देखो इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला रूल, अगर देखो कोई नंबर, मैं समझाता हूँ रूल को। देखो कोई नंबर, अब देखो अपन ने पहला रूल तो क्या देखा, रूल से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहला रूल तो ये देखा, नॉन ज़ीरो डिजिट जितनी भी है वो सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो अगर आता है, अगर पहले बीच में आ रहा है तो ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ना आके आगे आ जाए, ध्यान रखना, अगर आगे आ जाता है तो इसे हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। इनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। आगे आ रहा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, आगे आ रहा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। कंडीशन ये है कि नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ज़ाहिर से बात 0 से छोटा होना चाहिए, और सॉरी 1 से छोटा होना चाहिए। तो आगे वाले ज़ीरो जो होते हैं वो हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। अब देखो उस अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट नंबर दिख जाएगा। पहले वाले केस में 2 हैं, कौन कौन से 2 हैं, 3 और 2। सेकंड वाले केस में 3 हैं, 0 को हटा दो, बाकी सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा।
तो ध्यान रखना, ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अगर आगे आ रहा है, यानी कि अगर नंबर 1 से छोटा है, सिग्निफिकेंट डिजिट आगे आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होता बच्चों। आगे चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल देखो, अब देखो इसमें भी ज़ीरो है लेकिन पीछे की तरफ है। अब ध्यान देना, पीछे की तरफ अगर ज़ीरो आता है तो भी उसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, यानी कि ज़ीरो अगर आगे या पीछे आ जाए उसे सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाता। बट कंडीशन ये है, नॉन डेसिमल नंबर के केस में ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर नंबर नॉन डेसिमल है, यहाँ पर नंबर नॉन डेसिमल है, ज़ीरो पीछे है, काउंट नहीं होगा, ज़ीरो पीछे है, काउंट नहीं होगा, 10 की पावर भी काउंट नहीं होगी, भी काउंट नहीं होगा, इसको हम 10 की पावर -3 कह सकते हैं, तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, इन तीनों केसेस में ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2 हो गई, इसमें भी 2 हो गई, इसमें 1 हो गई। तो ये अपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। अब बात करेंगे, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इस पर आगे आऊँगा। इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान रखना। जैसे अपन ने कहा 30 है और 3.0 है, ध्यान रखना, 2 चीज़ें समझना। अभी अभी अपन ने इसमें कहा था कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 2 है, ठीक है। यहाँ अपन कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। या ध्यान रखना, मैं इसको ऐसा करता हूँ 3.0 30 रहने दो। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इस ज़ीरो को मैं सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर रहा यहाँ पे, इस ज़ीरो को मैंने सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया, बट इस ज़ीरो को मैंने सिग्निफिकेंट में काउंट किया। रीज़न क्या है बच्चों? वही रीज़न है, यहाँ पर देखो एरर अगर होती है, जैसे ये इसको मैं अगर केजी में मेज़र करता हूँ, 30 केजी मैंने किसी से मेज़र किया है, तो मिनिमम एरर अगर वो करेगा तो सीधा 1 केजी की करेगा, समझ रहे हो? एरर अगर होगी तो 1 केजी की होगी। यहाँ पर मैं कह रहा था अगर एरर हो सकती है तो ये 3.1 भी हो सकता है, तो 2.9 भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं, मैं आगे पीछे दोनों तरफ मान सकता हूँ। तो यहाँ पर दोनों केस में, यानी कि इस ज़ीरो की जगह 1 और 2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये अपना सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि ज़ीरो आगे आए तो भी हमें सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना, पीछे आए तो भी काउंट नहीं करना, बट कंडीशन ये है डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल नंबर होगा तो उस केस में देखो, अगर डेसिमल नंबर है, ये देखो यहाँ पर इन डेसिमल नंबर ऑल जीरोज आर राइट साइड काउंट इन सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें है, पीछे है तो काउंट करेंगे, वही वाली बात है। अभी अभी अपन डिस्कस करके आए हैं इसको भी अभी अपन डिस्कस करके आए। पीछे कितने भी ज़ीरो आए, अगर डेसिमल में है तो काउंट होंगे, डेसिमल में नहीं है तो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट अपने 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 7 हो गए, 5 और 2, इसमें 2 हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है ज़ीरो के केस में अपने को ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंट डिजिट के ये रूल्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने का। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अब हमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना हमें आ चुका है, कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक पर बात करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, क्योंकि हम लीस्ट काउंट की भी अपन स्टार्टिंग में बात की थी। अभी मैं लीस्ट काउंट के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको लीस्ट काउंट का मतलब समझा देता हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो आप, ठीक है, जिससे मिनिमम वैल्यू कितनी आप उससे मेजर कर सकते हो, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे मेरे सामने एक सेंटीमीटर स्केल आपको दिख रहा होगा, जो आप बचपन में यूज़ करते हो, बहुत यूज़ करते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें 0 से 1 के बीच में अगर हम देखना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक में, तो कितने डिवीज़न है तो मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल 10 डिवीजन्स हैं। कितने डिवीज़न होते हैं बच्चों? टोटल 10। और ये डिवीज़न कितने हैं कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो ये मिनिमम इतना मेजर कर सकता है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, समझ रहे हो? ये इसकी
मिनिमम वैल्यू है, यानी कि मिनिमम इतना मेजर कर सकता है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भैया 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है ये। कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना था अपना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है अपना, 1 सेंटीमीटर है। इसका ये 10th पार्ट है, तो ये अपना हो जाएगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकता है। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.1, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं लगभग 1 mm। ये बात ध्यान रखना, 1 mm होता है। इससे जो रीडिंग हम लेते हैं जनरली वो इस तरह से ली जाती है, ध्यान रखना। एक चीज़ में बता दो, जैसे अपन लेते हैं 1.2 हो गई, 2.4 हो गई, इस तरह से हम रीडिंग मेजर करते हैं कि डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट तक ही हम मेजर करते हैं। अब सोचो, इस स्केल से मुझे कहा जाए कि यार 2 mm मेजर करना है, कितना मेजर करना है, 2 mm, तो हम स्केल के थ्रू मेजर कर ही नहीं सकते। 2 mm इस स्केल से मेजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, उसका रीज़न है, अरे भाई ये मिनिमम ही 1 mm मेजर कर सकता है। अब ध्यान देना, जितना मिनिमम मेजर कर सकता है उतने ही एरर भी कर सकता है, यानी कि 1 mm की एरर कर सकता है। अब हमें 1 mm की ये एरर कर रहा है, 2 mm हमें मेजर करना है, यानी कि 50% एरर। तो सोचो हम ऐसे स्केल को क्यों यूज़ करना चाहेंगे जिसके लिए हमें पता है कि भैया पॉसिबल एरर जो है वो 50% है। तो हम इसको 2 mm, यानी कि हम इसको mm में मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए हम इसको सिर्फ सेंटीमीटर तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर तक ये 0.1%, सेंटीमीटर में कितनी एरर कर रहा है ये, 0.1% की एरर कर सकता है सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर के लिए सही है, लेकिन mm के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब सोचो, किलोमीटर मेज़र करने के लिए तो आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो हम जो स्केल का सिलेक्शन करते हैं मेज़रमेंट के लिए, वो इसी लीस्ट काउंट के बिहाफ पर करते हैं। लीस्ट काउंट के बिहाफ पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि डिवाइस हमारे काम का है या नहीं है। जैसे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, किलोमीटर के लिए मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। किलोमीटर स्केल है अपना। अब अपन जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने अपने पास मीटर होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर में अपने पास कितने मीटर होते हैं, तो अपन कहेंगे यार 1000 मीटर, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं लगभग 0.001 मीटर, या आप इसको 0.1 किलोमीटर भी कह सकते हो। अब देखो, अगर हमें किलोमीटर में मेज़रमेंट करना है तो ठीक है। अब सोचो, किलोमीटर स्केल से हम अगर सेंटीमीटर मेज़र करना चाहें तो वो एक, जैसा भी किलोमीटर स्केल से अगर हम मीटर को मेज़र करना चाहें तो ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से मेज़र हो पाएगा, क्योंकि लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो एरर के पॉसिबल एरर के चांसेस कम है। तो पॉसिबल एरर के चांसेस कम है तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अब सोचो, गाड़ी लेके हम यहाँ से किसी रोड की लेंथ को मेज़र करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी पॉसिबल है। तो स्केल का सिलेक्शन जो होता है वो इसी लीस्ट काउंट के बिहाफ पर हम स्केल को सेलेक्ट करते हैं बच्चों। आई होप आपको लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आया होगा। लीस्ट काउंट का मतलब हो गया मिनिमम कितना आप उससे मेज़र कर सकते हो, और जितना उसका लीस्ट काउंट होता है पॉसिबल एरर भी उतनी ही होती है। तो मीटर स्केल में अपने लिए पॉसिबल एरर जो होती है 1 mm की होती है, यानी कि 1 mm तक की वो एरर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको mm के मेज़रमेंट के लिए हम स्केल को यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर हमें सेंटीमीटर में मेज़र करना है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है, जैसे हमें बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया जाता है 2.34567, इस तरह से दिया गया है। अब मुझसे कहा गया कि नहीं, आप तो रिजल्ट बताओ सिर्फ यहाँ तक ही, यानी कि सिर्फ हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर चाहिए। आपको इन बाकी सबको हटाना है, इन बाकी डिजिट्स को हमें हटाना है। तो इसे कहते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ, यानी कि अपन कहते हैं, जैसे अपने सपोज़ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज़ मानो मार्केट में हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, अब वो कहता है कि अपन ने 5 किलो डिमांड की थी, लेकिन वहाँ जो रीडिंग आई वो 5.999 आई। तो अपन राउंड ऑफ में इसको 5 मान लेते हैं, लगभग हो गया 5 किलो। ठीक है, अपन आ जाते हैं लेके। समझ रहे हो मेरी बात को? जबकि एग्जैक्ट वैल्यू ये थी, तो हमने इसको राउंड ऑफ में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ यार ठीक है, चलो 5 हो गया काम। उसने 1.3 होता है तो हम इसको 1 मान लेते हैं।
1.3 है तो हम इसको कह देते हैं राउंड ऑफ में 1 हो गया। अगर ये 1.9 होता है तो अपन इसको 2 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। तो ये अपन कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। अब हम कहते हैं यार हमने ये कैसे किया, तो उसके तरीके होते हैं। फिजिक्स में राउंड ऑफ करने के भी तरीके होते हैं। आप जो राउंडिंग ऑफ के जो मेथड्स होते हैं वो भी एक अपने रूल रेगुलेशन इसके होते हैं। समझाता हूँ कैसे। देखो राउंडिंग ऑफ के भी अपने रूल्स होते हैं, समझाता हूँ। देखो अगर सपोज़ मानो जैसे आपके सामने एक डिजिट दिख रही है, इसको मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मेरे सामने एक डिजिट दिख रही है, मुझे कहा गया है कि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही मेजरमेंट करना है, मतलब मुझे इतनी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू मुझे चाहिए, जैसे मुझे इस वाले डेसिमल के बाद तक 5 के बाद वाला नंबर मुझे हटाना है, तो हम क्या करते हैं इसके बाद वाले नंबर को, ये जो नंबर जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, ये जो नंबर है इसको चेक करते हैं। अगर ये 5 से छोटा है, जैसे इस वाले केस में अगर ये 5 से छोटा आ जाता है, स्मॉलर देन 5 है, तो हम इसको बिना चेंज किए हटा देते हैं। यानी कि हम इस पूरी डिजिट को यहाँ से हटा देंगे और आगे वाले डिजिट को सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये तो पहला रूल है। यानी कि पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसे हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमें हटाना है उसके आगे वाले नंबर हम चेक करेंगे। 5 से छोटा है तो उसे बिना उसमें कोई चेंज किए उसको रिमूव कर देते हैं। अब कहते हैं सर 5 से छोटा ही नहीं हुआ तो 5 से बड़ा हुआ, तो बिल्कुल सही। अगर 5 से बड़ा मिलता है, जैसे वही वाला केस है सेम, यहाँ तक मुझे हटाना था, 5 के पास वाला नंबर मैंने चेक किया, पता लगा यार तो +5 है, 5 से ग्रेटर देन है, 5 से बड़ा है, तो हमने कह दिया उस केस में हम इसको हटा देंगे, तीनों डिजिट्स को हटा देंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे। यानी कि अपना आंसर जो होगा 3.45 जो है उसमें +1 कर देंगे, यानी कि 5 में 1 जोड़ देंगे, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि 5 से छोटा है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चेंज किए हम सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल लिया था, बताता हूँ। जैसे मेरा एग्ज़ाम अगर 1.3 है तो हम इसको 1 कर देते हैं, 1.9 है तो 2 कर देते हैं, अरे लगभग 2 मान लेते हैं ना यार। तो 1.3 है तो हमने इसको 3 को हटा दिया, 5 से छोटा था तो कोई चेंज नहीं आया, 1 को ऐसे कैसा लिख दिया। 9 5 से बड़ा है तो मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया और 2 कर दिया, वही वाला रूल है। अब कहते हैं सर 5 से बड़ा है, छोटा नहीं, और 5 के बराबर हो गया, तब क्या करें। तो भैया 5 के बराबर अगर हो जाता है उस केस में हमें चेक करना है। जैसे सपोज़ मानो अपना क्वेश्चन देखो, यहाँ तक मुझे करना था, मैंने देखा 5 से छोटा नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है, 5 ही आ गया, तो उसके बगल वाला चेक करो। अगर बगल वाला, हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। अगर ये ओड आ जाता है, ओड नंबर मिलता है, तो नो चेंज, सेम टू सेम आंसर लिख देंगे। और अगर ये इवन मिल जाता है तो फिर हम +1 कर देंगे। तो हमारा सिंपल सा बात है, तीनों कंडीशन में चेक कर लिए। भैया छोटा हो तो कोई चेंज मत करो, हटा दो, बड़ा है तो उसमें +1 कर दो, 5 आ जाता है तो उसका अगला वाला नंबर हमें चेक करना है, ऑड है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इवन है तो +1 कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों। आई होप आपको सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ गई होंगी, आपको राउंडिंग ऑफ के मेथड समझ में आ गए होंगे, और आपको लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत हम करने वाले हैं आगे मेज़रमेंट में। जब मैं आपको मेजरिंग डिवाइसेस पर पढ़ाऊँगा तब आपको इसका बहुत यूज़ आएगा लीस्ट काउंट का। तो अभी सिर्फ इसको समझते चलो। अब आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं अपन एरर पे। तो बच्चा एरर क्या होते है देखो समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एक रॉड है, अब मान लेते हैं इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 10 मीटर है, हमें पता है कि ये 10 मीटर की लेंथ है। अब ध्यान दो, हमने इसको स्केल से मेज़र किया, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। ट्रू वैल्यू का मतलब हो गया बच्चों ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 10, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हमने क्या किया, इसको हमने अपने स्केल से मेज़र किया। तो हमने जब स्केल से मेज़र किया तो जो हमारी रीडिंग आई, देखो यहाँ पे रीडिंग जो आई लगभग ये यहाँ पे, यानी कि जो रीडिंग हमें दिखाई दे रही है वो 9.6 है। कितनी रीडिंग आई बच्चों,
9.6, क्योंकि मीटर स्केल है, क्योंकि ये भी मीटर में मेजर किया तो हमने भी मीटर में मेजर किया होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं वो मीटर में और हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो हम ये जो 9.6 आई, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अब होना तो दोनों को बराबर चाहिए था, लेकिन हमें पता है यार सामने वाले की वैल्यू कम हो गई, तो हमें पता है यार कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं एरर। एग्जैक्ट 10 आना चाहिए था, आया 9.6, तो 0.4 की एरर आ गई, मतलब हम 0.4 कम लेकर आ गए, हमारे पास 0.4 की वैल्यू एरर आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एरर निकालने के लिए क्या होता है, अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो अपने को एरर मिल जाएगी। अच्छा ध्यान रखना, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। हमारी वैल्यू 10 से ज़्यादा भी आ सकती है, तो 10 से कम भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो हुई एरर की बात। अब चलते हैं आगे, इसको क्लियर कर देते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई एरर की बात। अब कहते हैं एरर कितने टाइप्स की होती है, तो एरर 2 टाइप्स की होती है बच्चों। एक अपनी होती है रैंडम एरर, एक अपनी सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर क्या होती है बच्चों? ऐसी एरर जिसका रीज़न मुझे नहीं पता, जिसका कॉज भी मुझे नहीं पता, जो होनी ही होनी है, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। रैंडम वाला जो रैंडमली हो सकती है, इसका कोई कॉज भी हमें नहीं पता होता, इसका कोई रीज़न भी हमें नहीं पता होता, और उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आनी है। ठीक है। सिस्टमेटिक एरर होती है जो सिस्टम की एरर है। जैसे हम कह रहे थे, जैसे अपन किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, किसी तराजू को यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, अब उसके ऊपर वेट नहीं रखा हुआ था, फिर भी वो 10 ग्राम शो कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये सिस्टम की एरर है, सिस्टम ख़राब था, हमने कोई वेट नहीं रखा हुआ, फिर भी वो 10 ग्राम शो कर रहा है, मतलब ये सिस्टम की एरर है। तो हमें पता है, हम जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसमें से 10 कम कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर होती है। या हमें सिस्टम को यूज़ करना नहीं आया, सिस्टम ख़राब हो रहा है, सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रहे, वो सिस्टमेटिक एरर होती है। रैंडम एरर क्या होती है? अच्छा, रैंडम एरर सडनली जनरेट होती है, इसका कोई रीज़न भी नहीं है। ऐसा नहीं है हर बार रैंडम एरर सेम ही आएगी। जैसे सपोज़ मानो पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एरर आ गई 1 ग्राम की, दूसरी बार किया, हो सकता है 1 ग्राम से कम आए, हो सकता है 1 ग्राम से ज़्यादा आए, लेकिन सिस्टमेटिक एरर हर बार बराबर आती है। इस बार 10 है तो हर बार 10 ग्राम ही होगी। ठीक है। तो ये रैंडम एरर जो होती है हमारी रिलायबिलिटी कम कर देती है, हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी को घटा देती है, यानी कि हमारा आंसर रिलायबल नहीं होता सिस्टमेटिक रैंडम एरर के कारण। इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मल्टीपल टाइम रीडिंग लेते हैं, और फिर सबका एवरेज निकाल कर अपना आंसर दे देते हैं, ताकि क्या हो, एरर को कम किया जा सके। ठीक है। रैंडम एरर को कम करने का तरीका ये होता है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो कम कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है कितनी एरर आई, दूसरी हर बार चेंज हो रही है, तो कैसे कम करूँ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं, वही हम उसको एग्जैक्ट, हम उसको ज़्यादा करेक्ट मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। अब इसमें कौन कौन से एरर होती है, तो पैरालैक्स एरर होते हैं, अभी समझाऊंगा मैं कैसे। केयरलेस इन मेकिंग रीडिंग को पढ़ने में गलती कर देना, रॉन्ग टेक्निक्स को यूज़ करना, ये सारी अपनी कैसी होती है, रैंडम एरर्स में काउंट होती है। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ये सिस्टम में आई हुई एरर है। ठीक है। ये क्या करती है, एक्यूरेसी को कम कर देती है, एक्यूरेसी घटा देती है, एक्यूरेसी को रिड्यूस कर देती है। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी है, इसको हम माइनस करके आंसर लगा सकते हैं, तो ये आसानी से कम की जा सकती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आती है, जीरो एरर इसके अंदर आती है, और सिस्टम कैलिब्रेशन एरर इसके अंदर आती है। ठीक है। अब समझते हैं, मैं इन एरर को आपको बारी बारी समझाता हूँ। जीरो एरर क्या होती है, सबसे पहले जीरो एरर को समझाता हूँ। जब नॉर्मल सी बात है, एक तराजू आपके सामने दिख रहा होगा, नो जीरो एरर का मतलब है दोनों जो उसके साइड्स हैं वो बराबर हैं, यानी कि एक सेम लेंथ पर होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम लेंथ पे होने चाहिए, ये इस तरह से, इसका मतलब ये ज़ीरो एरर को शो कर रहा है। समझ रहे हो, कोई भी वेट मैंने नहीं रखा हुआ तो ये ज़ीरो एरर को शो कर रहा है, यानी कि अगर हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा, मतलब एरर नहीं है इसमें कुछ भी। ये वाला दूसरा डिवाइस देखो, एक साइड से झुका हुआ है, ये इसका मतलब इस साइड पे ज़्यादा वेट है, इस साइड पे वेट कम है। तो सोचो, ये एरर है इसके अंदर, यानी कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, आपको ही पता है।
यानी कि वही वाला चीज़ से मैंने कहा, एक डिवाइस हम मेजरिंग डिवाइस जो है उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई वेट नहीं रखा हुआ फिर भी वो 10 ग्राम शो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जो भी वो मेज़र कर रहा होगा उसमें एरर आएगी। तो कितनी एरर आएगी उसमें से हम 10 को माइनस, जैसे अगर वो 30 ग्राम रीडिंग देता है तो अपना आंसर 20 होना चाहिए, क्योंकि 10 ग्राम तो उसमें पहले से ही एरर थी। ठीक है, तो ये जीरो एरर कहलाती है जब हमने कोई वेट नहीं रखा हुआ तो भी वो मूव कर रहा है, तो भी वो रीडिंग शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं बच्चों ज़ीरो एरर। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो सबसे पहले आप इसी एरर को दूर करो। सबसे पहले ये चेक करो कि आपके डिवाइस में ज़ीरो एरर तो नहीं है। अगर ज़ीरो एरर है तो या तो आप डिवाइस को चेंज कर लो या फिर उसको पहले ठीक करो, उसके बाद उससे एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन अगली एरर पे, जो कि अपनी है पैरालैक्स एरर। देखो पैरालैक्स एरर क्या होती है समझाता हूँ। जैसे सपोज़ मानो एक स्केल है, एक 3 अलग अलग कैंडिडेट्स है, ये रीडिंग पढ़ना चाहते हैं। ये कैंडिडेट नंबर ए है, ये कैंडिडेट नंबर बी है और ये कैंडिडेट नंबर सी है। अब देखो ध्यान से दो, सामने वाला बंदा जो है वो रीडिंग पढ़ रहा है 4.8, इधर वाला बंदा जो है वो रीडिंग पढ़ रहा है 4.9 और इधर वाला बंदा जो है वो रीडिंग पढ़ रहा है 4.7। अब देखो एक ही चीज़ की 3 अलग अलग रीडिंग है, गलत तीनों नहीं है, तीनों अपनी जगह सही है, जो उनको दिख रहा है वो बोल रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों पैरालैक्स एरर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे रीडिंग अलग आई, यहाँ से देखेंगे रीडिंग अलग आई, तो एरर आ गई। सिंपल सी बात है, एरर आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए इस एरर को कैसे दूर करें, हमेशा स्ट्रेट देखो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है देखने का। हमेशा स्ट्रेट से देखो, ये दोनों तरीके गलत होते हैं। यानी कि हमेशा किस पर विश्वास करना है हमें, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें बीच वाले पर विश्वास करना है, जो सीधा देख रहा है उसे एग्जैक्ट रीडिंग पता लगेगी। ठीक है, तो ये बच्चों होती है अपनी पैरालैक्स एरर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद मैं इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर समझते हैं। देखो समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब हमें पता है कि इसमें रैंडम एरर आएगी, ये हर बार चेंज होती है, इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए दिक्कत बहुत है। तो हमने क्या तरीका निकाला, क्या मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, जितने ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो एरर कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने वही तरीका किया। अब हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में आपको एक एग्जांपल तो बताता हूँ। एक मेजरिंग डिवाइस से हमने लेंथ मेज़र की, जिससे हमें जो रीडिंग मिली वो रीडिंग आपके सामने दे रखी है। एक हमें 3.3 सेंटीमीटर मिली, 3.4, 3.2, 3.5, 3.6, ये हमें एरर मिली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज एरर। क्या पूछा है हमसे, परसेंटेज एरर पूछा है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने अच्छा ये चीज़ हमने की क्यों, ताकि हमारी रैंडम एरर को कम किया जा सके, इसीलिए हम मल्टीपल टाइम बाद। अब देखो हमने क्या किया, अब हमें सबसे पहली बात तो एरर निकालनी है, तो पहले हमें ये तो पता लगे कि जो लेंथ हम मेजर करने वाले हैं उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। जब तक मुझे ट्रू वैल्यू या जब तक मुझे ट्रू वैल्यू या मेजरिंग वैल्यू नहीं मिलेगी, मेजर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, मैं एरर मेजर नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकता। और जब एरर ही नहीं आएगी तो परसेंटेज एरर कहाँ से कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। मेरे पास तो 5 रीडिंग है, 5 में से सही किसको मानूँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने पहली लेंथ लिख दी 3 या तो इसको 3.1 कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन 3.1 से हो रही है, तो इसको मैं 3.1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3.1 है। पहली रीडिंग हमने यहाँ लिख दी, ये दूसरी रीडिंग हमने लिख दी, तीसरी रीडिंग हमने लिख दी, 4, 5, 5 रीडिंग हमने लिख दी। हम क्या कर रहे हैं, इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। जो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, सबका एडिशन कर दिया और सब उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से यानी कि 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिली। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, इसे ही हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे कि इन सारी वैल्यूज़ में से सबसे एक्यूरेट वैल्यू अगर कोई है तो वो ये होगी, यानी कि इसी को हम लेंथ की ट्रू वैल्यू मानेंगे। तो एरर निकालने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करनी होती है। ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो मल्टीपल रीडिंग्स हमने ली है उसी का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। जो एवरेज हमें मिलता है बच्चों वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन सब से। अच्छा, मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता कि ये सही आंसर होगा, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को।
अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, इस वैल्यू को 3.3 में से देखते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में कितनी एरर आई। तो भैया फर्स्ट रीडिंग में 3.3 माइनस 3.1 कर देंगे तो अपने को फर्स्ट रीडिंग में कितनी एरर मिली, 0.2 सेंटीमीटर की एरर मिली। सेकंड में कितनी मिली, -0.1 माइनस 0.1 सॉरी +0.1 -0.2 -0.3। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं अलग अलग रीडिंग में, यानी कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग भाई हम मान रहे हैं 3.3 लेंथ है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैंने कितनी गलती की। तो मैंने फर्स्ट वाले में कितनी गलती की भैया, 0.2 सेंटीमीटर की। दूसरे में कितनी की, 0.1 सेंटीमीटर की। इसमें कितने की, 0.1। इसमें कितनी की, 0.2। इसमें कितने की, 0.3। टोटल कितनी मिस्टेक की, तो ये हमारा कहलाएगा मीन। अब वही सिंपल सी बात है, 5 में सही किसको मानूँ, तो वही हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज हमें मिला ये। अब ध्यान देना, ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हमारी कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाती है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ध्यान दो, अगर हमें इसकी लेंथ को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे लेंथ को, ध्यान देखना। सबसे पहले तो भैया हमारे अकॉर्डिंग लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई, 3.3। तो ये तो हमारी लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू थी। और इसमें एरर कितनी आई, तो भैया 0.06 जो हमने मेजर किया था, इस तरह से लिखा जाता है। यानी कि ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारे अंदर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर है जो उसके अंदर आई। प्लस का मतलब इतनी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, इतनी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, मतलब हम इतना एरर कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब आप समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए ही हम इस तरीके को अपनाते हैं। मल्टीपल रीडिंग्स हम लेते हैं, उनमें से एग्जैक्ट कौन सी होगी, एवरेज निकाल लो। फिर मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाली, उसकी मीन निकाल ली। अब हमें परसेंटेज एरर पहुंची थी, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है L एवरेज अपॉन L एवरेज, यानी कि अपने यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने को एरर मिल जाएगी, जो कि कितनी मिली, 1.18%। ध्यान रखना, अगर किसी डिवाइस की एरर 5% से ज़्यादा आती है तो हम उस डिवाइस को यूज़ नहीं करते। ध्यान रखना, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर 5% से ग्रेटर अगर किसी क्वेश्चन में हमें एरर मिल रही है तो हमारा आंसर गलत है, यानी कि हम उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते मेजरिंग के लिए, वो सही डिवाइस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हुआ एरर का कंसेप्ट। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे एरर्स के कॉम्बिनेशंस की और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन